ओके फाइन। तो चैप्टर 15 उसके अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भी काफ़ी काम का है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्वेश्चन ये है, डिराइव न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, व्हाई एंड व्हाट करेक्शन वाज अप्लाइड बाय लैप्लास इन दिस फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन है, उसका मेन पॉइंट ये है कि जब भी हम साउंड कहीं पे प्रोड्यूस करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर हम किसी के साथ बात करते हो तो हमारे बीच में जो मीडियम है, क्या वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर आप घर में किसी के साथ बात कर रहे हो तो क्या आपके और उसके बीच में टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? टेम्परेचर में चेंज होता है कि नहीं होता है, कि पता नहीं चलता है? क्या कहते हो निशान, टेम्परेचर बढ़ता है नहीं बढ़ता है? सर पता नहीं चलता। पता नहीं चलता है। ओके फाइन। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपके और उसके बीच में ये मीडियम है। अगर आप कंटिन्यूसली कुछ बोल रहे हो तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो क्या ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे बहुत गरम गरम लग रहा है, ऐसा होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हम उसकी बात करते हैं। तो न्यूटन ने भी यही सोचा कि जैसे कोई जगह पे साउंड आप प्रोड्यूस करो तो वहां पे डेफिनेटली टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ता है। मतलब आपने शायद ये केमिस्ट्री से ये वर्ड सुना होगा, आइसोथर्मल। ओके, 4 प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट? तो पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, पहला पॉइंट। बॉयल्स लॉ आपने शायद पढ़ा होगा। तो उसी से ये बात आगे बढ़ती है कि वहां से हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। तो वहां से पीवी रिमेन्स कांस्टेंट था। अब यहाँ पे आप देखते जाइएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़े से नए होंगे, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, मतलब पीवी जहां पे लिखा है कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। पर ये जो पीवी का डिफरेंशिएशन लेना है उसके लिए मैं बताता हूं, आपने मैथ्स में इतना डिफरेंशिएशन शायद नहीं देखा होगा, समझा होगा। जब भी कोई दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका रूल ये कहता है, पहला क्वांटिटी एज इट इज ले लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, यानी पी डीवी ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस का साइन लगा, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन किया था उस वैल्यू को एज इट इज लो और पहली वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी पी डीवी प्लस वी डी पी, यानी पहले एक का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद प्लस का साइन दिया, उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसमें से पी डीवी को सब्जेक्ट बनाओ तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना था, तो कि पी एज इट इज आ गया, माइनस साइन आ गया, वी डी पी था, उसमें से मैंने डीवी को डिनोमिनेटर में लिया। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू मैं ले सकता हूँ, मतलब इस वैल्यू को डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में डाल के लिख सकता हूँ। तो देखो तो क्या ऐसा बन गया, वॉल्यूमेट्रिक का स्ट्रेस यानी प्रेशर, एंड ये बन गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसके रेशियो को क्या हमने क्या नाम दिया था, कोई याद करेगा? बी स्टैंड फॉर बल्क मॉडल। बल्क मॉड्यूलस। तो वहां पे न्यूटन ने ऐसा सोचा कि दिस बल्क मॉड्यूलस वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। तो जो उसका फॉर्मूला था बी बाय रो, वहां पे उसने लिखा पी बाय रो, पी फॉर प्रेशर। तो उसने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम। तो आपको चैप्टर 10 से आई थिंक पता होगा, 1 एटीएम का वैल्यू 1.01 10⁵ पास्कल, याद होगा? ओके, उसका वैल्यू डाला, डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 लिया। जब वो वैल्यूज यहाँ पे डाली न्यूटन ने तो उसको स्पीड ऑफ साउंड मिला, जो मिला 280 मीटर पर सेकंड जितना। पर यहाँ पे ये पता चला कि दिस वैल्यू इज 15% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब क्या, तो कि यहाँ पे ऐसा समझा कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जो वैल्यू मिल रही थी उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू हमें यहाँ पे 15% कम मिल रही है।
तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी वो थी 331 और हमें मिल रही थी 280, जिसके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा था। अब यहाँ पे न्यूटन ने तो सही सही सोचा था कि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उसको लेकर लाप्लास दूसरे साइंटिस्ट थे, उसने ये करेक्शन सजेस्ट किया कि बरोबर है, हम जब किसी के साथ बात करते हैं तब वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो पर जब हम कहीं पे कुछ बात करते हैं, जब साउंड वेव प्रोपेगेट होता है तो साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है थ्रू लॉन्जिट्यूडनल वेव, और वहां पे देखने को मिलता है कंडेंसेशन एंड रैरिफैक्शन। यस, एनीवन रिमेंबर कंडेंसेशन में क्या सिचुएशन होती है? व्हेन पार्टिकल्स कम क्लोजर, याद होगा ऐसा कुछ कुछ? यस सर। तो कंडेंसेशन उसी को कहते हैं व्हेन पार्टिकल्स कम क्लोजर। रैरिफैक्शन में क्या होता होगा? फार जाते हैं। Particles move away हाँ, from each other. तो बस ऐसी सिंपल सी बात अगर सोचे तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि व्हेन सम पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो वहां पे सिचुएशन होगा कि पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वहां पे थोड़ी भीड़भाड़ बढ़ेगी, भीड़भाड़ बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बट जैसे ही रैरिफैक्शन हुआ, मतलब कंडेंसेशन के बाद तुरंत रैरिफैक्शन, रैरिफैक्शन के तुरंत बाद कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पे लाप्लास ने ये पॉइंट का सजेशन दिया कि कंडेंसेशन है तो कंप्रेशन। तो when the sound travel through a gas, temperature rise in the region of compression या तो condensation and fall in the region of rarefaction। मतलब वहां टेम्परेचर कंडेंसेशन में बढ़ता होगा या तो कंप्रेशन में बढ़ता होगा, रैरिफैक्शन में कम होता होगा। पर इतने ही रीजन की बात करो तो यहाँ टेम्परेचर बढ़े और उसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर में हो, उसी से पहले वहां पे क्या हो गया? रैरिफैक्शन हो गया। वो एटमॉस्फेयर में से हीट एब्जॉर्ब करे और टेम्परेचर डाउन हो, उससे पहले ही वहां पे फिर से क्या हो गया? कंडेंसेशन। तो ये ऐसी प्रोसेस हो रही है कि कंडेंसेशन और रैरिफैक्शन की वजह से टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज हो, उससे पहले जहां कंप्रेशन होता है वहां रैरिफैक्शन हो जाता था, जहां रैरिफैक्शन होता था वहां पे कंप्रेशन हो जाता। मतलब हमें टेम्परेचर का वेरिएशन कभी देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे इसने ये सजेस्ट किया कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए, पर वो प्रोसेस एडियाबैटिक होना चाहिए। यस, एनीवन टेल मी क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? इसमें हीट का हीट चेंज ट्रांसफर नहीं हो फ्लो नहीं कर सकते। हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है आइडियल गैस का इक्वेशन, वो शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, शायद ना भी पढ़ा हो, पर फिजिक्स के लिए ये आपके लिए नया बन जाएगा। तो एडियाबैटिक के लिए ये इक्वेशन बनता है PV रेज़ टू गामा रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं फिर से लिख कर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और उस बात को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। When you just think about isothermal process, तो वहाँ कहा जाता है PV remains constant, but if it's a adiabatic process तो वहाँ पे कहा जाएगा PV raised to gamma remains constant। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, किसी एक का पावर भी है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो ही जाएगा, पहला P एज इट इज, उसका एज इट इज छोड़ दिया। अब V रेज टू गामा का डिफरेंशिएशन तो आपको पता होगा, पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है, राइट? तो गामा कम्स फॉरवर्ड एंड V रेज टू गामा -1। वैसे ये गामा के बारे में शायद आपको केमिस्ट्री के नॉलेज से पता हो, CP/CV कहते होगे, गामा Yes, इज sir. रेशियो ऑफ CP/CV। ओके, अब क्या करना था तो कि V का किया, इसलिए यहाँ पे dV लिखना पड़ेगा। अब V रेज टू गामा एज इट इज और P का हो गया dP। अब इसके बाद ये स्टेप कैसे आता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया हो वो लिखना चाहे या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लीजिएगा, कि यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। अब क्या है तो कि P एज इट इज, गामा एज इट इज। अब इसको मैं V रेज टू गामा इंटू V रेज टू -1 ऐसा लिख सकता हूँ, इस पावर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, पावर को स्प्लिट करके। Yes, sir. यहाँ पे dV, यहाँ पे V रेज टू गामा और यहाँ पे dP इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? V raised to V raised to gamma।
वो कैंसिल आके 0 हो जाएगा, कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म में से क्या बचेगा, तो कि इस टर्म में से बचेगा p गामा v रेज टू -1 है, उसको मैं नीचे लिख दूं dv प्लस dp इज इक्वल टू 0। हो जाएगा ऐसा? यस सर। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं, मतलब v यहाँ मल्टीप्लाई होगा और v यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब देखो तो ये स्टेप आ जाएगा, यस गामा सर। पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। हो गया ऐसा कुछ। अब इसमें से ये स्टेप कैसे निकालेंगे, तो कि आप ऐसा कह सकते हो वी डी पी इधर शिफ्ट कर दो, मतलब इसके बाद आप ऐसा लिख सकते थे, गामा पी है ना, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वी डी पी अपॉन गामा पी चाहिए तो यहाँ पे डी वी ले लो, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। फिर से जैसा ऊपर देखा था, ये न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के बीच डिनोमिनेटर में लिखो तो ऐसा हो जाएगा। पक्का समझ में आया? यस सर। और ये वैल्यू तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूल्स हो ही रहा था। तो लाप्लास ने सिर्फ ये सजेस्ट किया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जो आप p बाय रो ले रहे थे उसकी बजाय आप गामा p बाय रो ले लो, और वो जो गामा का जो वैल्यू है उस गामा की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पे बता देते हैं कितना लेना है। तो गामा का वैल्यू यहाँ पे बता दिया है 7/5। 7/5 का रूट उसको 280 से मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाता है 331.3 मीटर पर सेकंड। So it is just considered as a quite near to speed of sound. Is that clear everyone? यस यस सर। सर। पक्का समझ में आया? यस यस सर। सर। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ओके, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, किस किस के ऊपर क्या क्या डिपेंड करेगा, टेम्परेचर का क्या वेरिएशन रहेगा, ये सभी के सभी पॉइंट्स आप चाहो तो उसको रिफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लियर आइडिया? यस सर। आएगा Yes, sir. समझ में? चलो, अब उसके बाद ये जो है वो इस चैप्टर का एक काम का क्वेश्चन समझा जाता है। Explain the phenomena of a reflection of wave by considering a wave pulse traveling along a string whose one end is affixed to a rigid support and tied a ring which can freely slide up and down a vertical rod। मतलब क्या कहते हैं, तो कि मान लो कि ये वॉल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने टाइड किया होता, बांधा होता, उसका एक एंड मेरे हाथ में होता, तो मैं ऐसे ऑसिलेशन लेता, मतलब अप डाउन करता, तो वो वेव्स इधर तक जाता, यहाँ पे टकराता और टकरा कर वो वेव कहाँ आता, वापस आता। पहला किस्सा। दूसरा किस्सा ऐसा बताया कि मान लो कि ये कोई रॉड होता, वहां पे एक रिंग होती, जो रिंग ऐसे स्लाइड हो सकता है, उसके साथ एक स्ट्रिंग लगाई होती, और अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेशन देता तो वाइब्रेशन रिंग तक आता और वहां पे वो रिंग ही पूरा ऊपर नीचे होता। अब इस तरह से वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब वेव वापस आता है, उसको यहाँ पे समझना है। सो व्हाट आर द फेज चेंजेस इन ईच केस, मतलब किस तरह से उसके वेव की पोजीशन के अंदर चेंज होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत ही काम का क्वेश्चन है। चलो फिर से मुझे कोई याद करके बताएगा, अगर मुझे कोई इक्वेशन बनाना हो तो अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हो तो क्या होगा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन? A sin omega t minus k. ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इतना क्लियर है? अब अगर मान लो ये था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ओके, तो अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा फंडा है उसमें ऐसा समझाया कि अगर मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, ये वेव ऐसे ट्रैवल करके गया, अब वहाँ पे आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, कोई भी चलेगा। अगर मान लो मैं इसको कहता हूँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फिगर के थ्रू ऑब्जर्व करके बताया गया
कि ये वेव का आगे बढ़ता है पल्स, और जैसे यहाँ पे टकराता है, ये सेकंड और थर्ड फिगर कहता है कि अगर ये वेव ट्रैवल करके यहाँ पे टकराया तो रिटर्न में, अगर वो क्रैश के फॉर्म में टकराता है तो रिटर्न ट्रफ के फॉर्म में आता है, और वो अगर ऐसे टकराता है तो रिटर्न है वो ट्रफ के फॉर्म में आता है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर कि अगर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट यानी टकराना, रिफ्लेक्शन यानी वापस आना, तो इंसिडेंट अगर क्रैश के फॉर्म में है तो रिफ्लेक्शन डेफिनेटली ट्रफ के फॉर्म में होगा। अब याद करिए वेव का फॉर्मेट, अगर एक वेव ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा वेव ऐसे ड्रॉ किया, तो जहां पे क्रेस्ट है वहां पे ट्रफ आता, तो ये रेड वाले और ब्लैक वाले में फेज डिफरेंस कितना होता, थोड़ा सोच कर बताइएगा। फेज डिफरेंस याद होगा, हमने ऐसा कहा था कि ये ब्लैक वाला वेव ये आधा पोर्शन कंप्लीट करके आया होगा। ओके, ऑसिलेशंस में हमने पढ़ा था, उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर एक वेव मैं यहाँ से ड्रॉ करता तो याद है ऐसा कुछ कहा था कि जब रेड अपना जस्ट स्टार्ट कर रहा है तब ऑलरेडी ब्लू स्टार्ट कर चुका है, तो रेड और ब्लैक में कितना फेज डिफरेंस, π/2 जितना। याद है ऐसा कुछ कुछ? यस सर। जब ब्लू हाईएस्ट पॉइंट पे है तब ब्लैक ऑलरेडी लोएस्ट पॉइंट पे है, 0 वाले, तो ब्लू और ब्लैक में भी कितना फेज डिफरेंस, π/2 जितना। तो रेड और, तो क्या रेड और ब्लैक में मैं कह सकता हूँ कितना फेज डिफरेंस, पाई जितना फेज डिफरेंस कह सकते हैं। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते कि इंसिडेंट वेव, अगर मैं इसको कहता जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया, तो ये रिफ्लेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कह सकता हूँ, हाँ या ना? इन शॉर्ट ऑपोजिट तो होगा ना, मतलब डायरेक्शन तो उल्टा होगा ही होगा। तो रिफ्लेक्शन वेव में ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, हाँ या ना? यस सर। प्लस यहाँ पे ये क्रस्ट था तो ये ट्रफ बना, ट्रफ होता तो क्रस्ट बनता, यानी कितना फेज डिफरेंस ऐड हो गया, पाई जितना हो गया ना। मतलब Yes. क्या, क्रस्ट से ट्रफ या तो इंसिडेंट से रिफ्लेक्शन, पाई जितना आगे रहेगा। अब याद करिए साइन पाई प्लस थीटा, एनीवन रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री जिसका अच्छा हो वो, साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो साइन पाई प्लस थीटा का आंसर क्या होता है पता है, माइनस साइन। तो अगर मैं यहाँ से पाई को हटा दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मैं यहाँ पे आपको इसका एक शॉर्ट पॉइंट बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हैं। देखो इंसिडेंट वेव का आगे का साइन कैसा था, पॉजिटिव या नेगेटिव? इंसिडेंट वेव के आगे साइन कैसा था, कुछ था तो कि नहीं था, तो यानी ऑफ कोर्स कैसा था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा आया रिफ्लेक्शन में, नेगेटिव। ब्रैकेट के अंदर कैसा था, नेगेटिव। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कैसा आया, पॉजिटिव। इन शॉर्ट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर दोनों इक्वेशंस में कहाँ चेंज आएगा, तो कि बाहर वाली साइड भी बाहर वाली साइन भी चेंज हो जाएगी और अंदर वाली साइन भी चेंज हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अगर ये दोनों इक्वेशंस, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशंस कोई एक ही जगह पे मिलते हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता, फिर से मैथ्स आएगा, चलो मैथ्स वाला दिमाग लगा कर बताए। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो क्या आंसर 0 हो जाएगा? नो। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा? 2 cos x plus y by 2 sin x plus y by 2। एग्जैक्टली। तो क्या यहाँ पे जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, साइन ए माइनस साइन बी, एम आई राइट?
यस सर। बनेगा ना ऐसा? और साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी? चलो बायोलॉजी वाली की 2 हेल्प cos से। a plus b by 2 sin a minus b by cos 2। a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर नया हो तो इसको लिख लेने का। क्यों, कैसे, तो क्या अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ए का मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, दिस इज जस्ट लाइक ए, दिस वैल्यू इज जस्ट लाइक ए बी। बनेगा ऐसा कुछ कुछ? यस सर। तो इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट है वो ले लेने का कि अगर बाद में समझने बैठे और अपने को कुछ नहीं समझ में आए तो आप उसका जस्ट रेफर जो है वो आप कर सकते हो। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये था, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में एक अगर पॉजिटिव एक्स में होता है तो ब्रैकेट के अंदर आती है माइनस साइन। ओके, अगर ब्रैकेट के अंदर आती है माइनस साइन तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगी प्लस साइन। यहाँ इक्वेशन बाहर है पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर इतना? Yes, sir. यस। चलो अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ इंसिडेंट वेव दैट इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो क्या इक्वेशन बनेगा? a sin omega t plus k। तो इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या बनेगा? माइनस माइनस ए a Minus साइन a sin sin ओमेगा टी omega माइनस t के minus kx. बन जाएगा परफेक्टली ऐसा कुछ कुछ। तो क्या देखा, इधर भी साइन चेंज, अंदर भी साइन चेंज, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव अपने को याद होना चाहिए यहाँ पे प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से समझाने का ट्राई किया था कि यहाँ पे जब ये प्रोग्रेसिव वेव है आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आता है, ताकि हम वहाँ पे ऐसा समझे थे कि ये वेव वो दूसरे नंबर वाला वेव है जो थोड़े टाइम के बाद जनरेट हुआ था, इसलिए ये वाला वेव ऑलवेज आगे वाले वेव से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे ऐसा समझाया गया कि ये इंसिडेंट वेव हो तो ये रिफ्लेक्टेड वेव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। पर दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन दिस इज ए फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड होगा तो ही क्रैश का ट्रफ या तो ट्रफ का क्रैश ऐसा बनेगा। यहाँ पे दूसरा एंड कहा था वो मूवेबल रिंग वाला, तो रिंग में ये सिर्फ डिफरेंस आएगा कि अगर क्रेस्ट आएगा और यहाँ पे रिंग है तो रिंग वो खुद ही एनर्जी लेकर रिंग ही खुद ऊपर थोड़ा सा जाएगा। मतलब अगर क्रस्ट आएगा तो रिफ्लेक्शन में भी क्रस्ट जाएगा, अगर ट्रफ आएगा तो रिफ्लेक्शन में भी ट्रफ आएगा। मतलब वहां पे पाई जितना फेस डिफरेंस नहीं होगा। मतलब क्या, तो कि पाई का डिफरेंस था इसलिए आगे वाली साइन में चेंज आया ना। तो अगर रिंग वाला पॉइंट हो, अगर मूवेबल रॉड पे वो रिंग हो तो सिर्फ अंदर वाली साइन है वहीं पे चेंज आएगा। चाहे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के प्रोपेगेशन के लिए क्यों ले रहे हैं, बस वो अपने को पता होना चाहिए। नहीं पता चले तो पूछ लेना जरूर। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो भी पूछ लेना, ताकि ये बहुत 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 काम की चीज़ है। ओके, तो देखो पूरा का पूरा मैंने आइडिया दे दिया कि इसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वही चीज़ें समझाई गई है कि अगर मान लो कोई ऐसा रिजिड सपोर्ट होता, अगर हम वहाँ पे ऐसा कुछ देखते। ओके, सो हियर द मेंशन एज द पल्स रीच द वॉल इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द वॉल। मतलब वो फोर्स लगाएगा, पर वो फोर्स तो लगेगा नहीं, ताकि जो वॉल है वो तो फिक्स्ड है। तो जाएगा क्रस्ट तो आएगा ट्रफ। तो लिखा है दस ए क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ए ट्रफ। उल्टा भी कह सकते हैं, ट्रफ रिफ्लेक्ट एज ए क्रेस्ट। सो इन शॉर्ट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। ओके, पाई रेडियन जितना डिफरेंस रहेगा।
अगर ऐसा हो ओपन बाउंड्री यानी एक रिंग जैसा हो तो जाएगा क्रेस्ट तो आएगा भी क्रेस्ट. सो नो फेस रिवर्सल एंड crest is reflected as a crest and a trough reflected as a trough. तो उसके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो देखो यहाँ पे बताया when a traveling wave is reflected from a free or a open boundary. अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स तो उसके रिफ्लेक्शन में कैसा देखेंगे. चलो इसका रिफ्लेक्शन बताइए फटाफट. अगर ये ओपन बाउंड्री है मतलब वहां पे फेज डिफरेंस नहीं है. अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में सिर्फ कहाँ चेंज आएगा. अंदर की साइड में. अंदर की साइड में चेंज आएगा. For a reflection at a rigid boundary, the reflected wave can be represented at, देखो प्लस का हो गया माइनस और यहाँ माइनस का हो गया प्लस. साइन ऑफ बोथ y एंड x चेंजेस यानी ये उसने हमें हिंट दे दिया. ओके यानी आगे भी साइन चेंज होगा और अंदर भी साइन चेंज होगा. इज दैट क्लियर एवरीवन. यस सर. और बताया है रिफ्लेक्शन एट एन ओपन बाउंड्री यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन आएगा कोई और जगह पे चेंज नहीं आएगा. क्लियर. तो उसने बताया कि अगर मैं फिक्स पे करूं या फ्री ओपन एंड पे करूं अगर ये इंसिडेंट हो तो फिक्स्ड में ऐसा रिफ्लेक्शन और ओपन बाउंड्री में ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा. आई होप इट्स क्लियर नाउ. There is a phase difference only in a fixed boundaries, but if it's a free boundary तो वहां पे कोई phase difference होगा नहीं. Clear idea. चलो आफ्टर दिस अब जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसको बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा ताकि वो बहुत काम की बात है जिसको हल्का सा मैं अभी आपको बता चुका. स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी दोनों वेव को ऐड करना. अभी मैंने आपको पूछा कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव होते उन दोनों को हम ऐड करते. भाई ऐड क्यों करते. तो यही चीज वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब ऐसे दो वेव एक दूसरे के साथ टकराएंगे समथिंग लाइक दैट जो आगे हम अभी देखेंगे जस्ट कि मान लो ये एक रिजिड बाउंड्री है ये भी एक रिजिड बाउंड्री है और उसके बीच में एक स्ट्रिंग लगाया है. जब आप उसको वाइब्रेशन देंगे तो जैसे आप वाइब्रेशन देंगे तो ऐसा वाइब्रेट करेगा या ऐसा इमेजिन हो सकता है. दैट गिव्स वाइब्रेशंस लाइक दिस. तो क्या इस अपर पार्ट को आप क्रेस्ट जैसा देख सकते हो. यस सर. लोअर पार्ट इज लाइक ए ट्रफ. यस सर. तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये वेव इस डायरेक्शन में गया अगर इंसिडेंट यहाँ से यहाँ गया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस एल यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में गया तो क्या आप ऐसा समझेंगे कि ये रिफ्लेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा. यस सर. मतलब ऐसा हम कर सकते हैं जो अभी हमने जो इक्वेशंस देखे थे उन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड. क्यों ऐड करेंगे तो कि यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों ही इसी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर हो रहे हैं. दिख रहा है ऐसा कुछ कुछ. तो सुपरपोजिशन वर्ड जो है वो अच्छी तरह से याद करिएगा. सुपर इम्पोज करना मतलब एक के ऊपर दूसरे वेव को रखना. अब थोड़ा सा एक और चेंज मैं कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा. मान लो ये स्ट्रिंग नॉर्मल हो जाता फिर से स्ट्रेट हो जाता और मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ बीच में से कोई सपोर्ट देता. ओके ऐसा कोई नाइफ जैसा सपोर्ट मैं यहाँ पे लगा देता और अब मैं वाइब्रेशन देता तो क्या ऐसा होता यहाँ पे भी कुछ वाइब्रेट होता. ऐसा कुछ 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 यहाँ पे भी वाइब्रेट होता. समझ में आ रही कुछ कुछ बातें. यस सर. क्या आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो यहाँ पे एक वेव बना क्रेस्ट और ट्रफ. यहाँ पे भी ट्रफ और क्रस्ट यानी एक वेव बना. तो क्या यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर के अंदर दो लूप दिख रहा है. लूप जब रेड वाला था तब कितने लूप दिख रहे थे. 2. रेड वाला था रेड लूप एक पूरा है. हाँ लूप एक दिख रहा था पर वेव आधा दिख रहा था लैम्बडा बाय 2 आइदर क्रेस्ट और ट्रफ.
अब यहाँ पे लूप कितने दिख रहा है? 2 2 तो पूरा एक वेव दिख रहा है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ट्रफ एंड क्रेस्ट। इसके हिसाब से अगर 3 लूप होते तो वेवलेंथ कितना दिखता? सोच कर बताइएगा। 3 एन लैम्बडा। इक्वल, हाँ, तो लेंथ लैम्बडा बाई 2 दिखा, एन 2 ले लिए तो लेंथ लैम्बडा जितना दिखा। अगर मैं एन 3 लेता तो लेंथ कितना दिखता? 3 लैम्बडा बाई 2। बरोबर, मतलब 2 जगह पे सपोर्ट रखता, अगर 3 जगह पे सपोर्ट रखता तो कितने लूप देखने को मिलते? 4। तो वहां पे एक ही पूरी लेंथ के अंदर कितने वेवलेंथ देखने को मिलते आपको? 2 देखने को मिलते। जस्ट ये जो दिख रहा है ना ब्लू वाला, उसका डबल समझिए, क्रैश ट्रफ ऐसा कुछ होता, ट्रैप क्रस्ट होता ना, ऐसा कुछ कुछ। तो वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। So when one wave reaches a particle of the medium, the particle suffers a one displacement। मतलब मान लीजिए कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई शीशोर है या ऐसी कोई जगह है, वहाँ पे एक, वैसे नहीं होना चाहिए पर मान लो किसी ने वहाँ पे कोई प्लास्टिक का बॉल या खेल रहे हैं, प्लास्टिक का बॉल वहाँ पे है। अब मान लो वो पानी का वेव आया, तो जब वो वेव उस प्लास्टिक के बॉल के पास पहुंचेगा तो कैसा दिखेगा? वो बॉल भी ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा। अब क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि वो कोई शीश और नहीं है, हम कोई स्विमिंग पूल के अंदर है और ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग टाइप के वेव दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो प्लास्टिक का बॉल यहाँ से एक वेव आ रहा है तो क्रेस्ट के साथ भी टकराएगा, और यहाँ से आ रहा है तो ट्रफ के साथ भी टकराएगा। तो मतलब वो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो थोड़ा सा बॉल के लिए कंफ्यूजिंग होगा कि पहले वाले वेव के साथ जाऊं या दूसरे वाले वेव के साथ जाऊं। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन का मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो इफ एनी सिंगल पार्टिकल इन्फ्लुएंस बाय मोर देन 2 वेव, मतलब ऐसा समझिए कि कोई एक पार्टिकल को 2-3 अलग अलग वेव अपनी अपनी डायरेक्शंस में खींचते, तो एग्जैक्टली वो पार्टिकल कहाँ पे जाता? तो यार उसके लिए कहीं पे भी जाना मुश्किल हो जाता। So it is very difficult for the particle. So when two waves simultaneously cross the particle, यानी एक वेव, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक वेव आया, वो उसको 4 स्टेप ऊपर लेकर गया, यहां से दूसरा वेव आया, वो भी इसके साथ टकराया, वो उसको -3 स्टेप नीचे लेकर गया। तो एनी आइडिया ये पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पहुंचा होगा इन दोनों वेव्स की वजह से? +1 स्टेप। एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, +4 ऊपर गया, -3 यानी नीचे आया, तो वही एक पार्टिकल 2 अलग अलग वेव की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ। तो 4 ऊपर गया, 3 नीचे आया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ? तो एक जितना कहाँ गया होगा? ऊपर के डायरेक्शन में गया होगा। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा और टेक्निकल देखते हैं कि कोई एक पॉइंट पे क्रेस्ट आया, कोई दूसरे वेव का भी क्रेस्ट आया, और दोनों क्रेस्ट क्रेस्ट मिले, तो ओवरऑल क्रेस्ट कैसा हो जाएगा? इट इज समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे +4 और इस साइड से +3 आता, तो स्टेप क्या होता? +4 +6। +7, यानी दोनों साइड से अगर क्रेस्ट क्रेस्ट मिलते तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। समझे कि नहीं? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ए जितना होता तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो जाता? 2a। बट नाउ इंटरेस्टिंग, अगर क्रेस्ट और उसी पॉइंट पे ट्रफ मिलते तो टोटल वैल्यू क्या होती? 0। एग्जैक्टली, तो क्या होता? 0। मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट मिलते तो टोटल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, क्रेस्ट और ट्रफ मिलते तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाता। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लूप बनते हैं
उसके हिसाब से एक ही लेंथ के अंदर किस तरह से वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे काम करेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें है, पर आप ये जितना अच्छी तरह से समझकर आप याद रखोगे उतना आपको ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है। So the resultant displacement of the particle is equal to the algebraic sum of individual displacement। मतलब क्या? तो कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कि algebraic sum मतलब दोनों वेव को सिंपल तरीके से ऐड करो, उसका टोटल करो, वो जो टोटल करेंगे वो उसका क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So the principle of superposition will state that when a number of waves travel through a medium simultaneously, the resultant displacement of any particle of the medium at any given time is equal to the algebraic sum of displacements due to individual waves। मतलब एक पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल प्लस ए जितना आया, दूसरा पार्टिकल भी प्लस ए जितना आया, मतलब दोनों के क्रैस्ट मिले तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एक का प्लस ए एक का माइनस ए आएगा तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो कोई भी पार्टिकल उसका नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा उसकी टोटल वैल्यू जितना। ओके, जस्ट मोमेंट। हाँ, हेलो, तो देखिए यहाँ पे जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्रैस्ट मिलेंगे तो क्या होगा, क्रैस्ट रफ मिलेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे ये क्रैस्ट आया, यहाँ से भी क्रैस्ट आया, दोनों क्रैस्ट मिले, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि ये वाला क्रैस्ट ट्रांसफर होके इधर जाएगा, ये वाला क्रैस्ट ट्रांसफर होके इधर आएगा। तो एक जगह पे दोनों क्रस्ट मिलेंगे, जहाँ पे दोनों क्रस्ट मिलेंगे ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ओके, और ये वाला वेव यहाँ पे तो दोनों का सेम एम्पलीट्यूड लिया है, पर एक बड़ा वाला होता एक छोटा वाला होता तो ऐसा हम यहाँ पे देखते कि बड़ा का एम्पलीट्यूड और बड़ा हो जाता, टोटल एम्पलीट्यूड एड ऑन हो जाता। अगर क्रेस्ट और ट्रफ दोनों एड ऑन होते तो वहां पे टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाता? 0 हो जाता। ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। जहाँ पे यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसको हम बता देते हैं, when the two pulses overlap or superpose यानी दोनों मिले, the displacement of resultant pulse is a twice यानी 2 ये बना था ना, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। वैसे ये वर्ड आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, पर अभी के लिए ऐसा समझने का कि समथिंग इज कंस्ट्रक्टिव थिंग इज हैपेंड। तो उसी तरह से अगर किसी का क्रेस्ट और किसी का ट्रफ अगर मिलता है जहां पे positive and negative pulses overlaps and negative pulses also overlap with the positive negative, they cancel each other, तो उसको कहा जाएगा destructive interference। is that clear? yes कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों जब मिलेंगे तब ये सिचुएशन है यहाँ पे बनेगा। आइडिया क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, now the superposition of two waves may lead to following 3 different effects। तो बहुत सिंपल सी बात है, उसको पढ़ना है यहाँ पे। सॉरी, 2 waves में लीड फॉलोइंग 3 डिफरेंट नहीं, पर यहाँ पे 2 डिफरेंट इफेक्ट ही लेना है, 3 नहीं है, जस्ट 2 ही लेने हैं। बेसिक वस्तु, बेसिक चीज़ जो है बहुत सिंपल सी है, वहाँ पे इंटरफियरेंस होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेंगे और पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इफेक्ट 0 हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है एनालिटिकल ट्रीटमेंट इन द स्टेशनरी वेव, इसका डिस्कशन हम कल एक लेक्चर में करेंगे। कल भी हम एक लेक्चर रखते हैं 4:30 को। क्लियर एवरीवन? ओके, कल के लिए रखते हैं एक्स्ट्रा। ओके, तो आज का सेशन जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम फिर से उसी टाइम पे 4:30 को ही मिलेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो बाय बाय। पर हाँ, आज के होमवर्क में आज जितना किया ना उसको एक बार लिखिएगा जरूर, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, धीरे धीरे करिए, बहुत ही काम का है पर बहुत ही मजेदार चीज है। ओके, बाय।